केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अब इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब क्या उम्मीदें हैं 8वें वेतन आयोग से, इसी पर बात करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये वेतन आयोग और पेंशन में संशोधन की सिफारिशें करेगा। सबसे बड़ी चर्चा फिटमेंट फैक्टर पर है, जो कर्मचारियों की सैलरी में 54% तक की बढ़ोतरी ला सकता है। और केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता। नमस्कार। आज हम दो काफी महत्वपूर्ण सरकारी फैसलों पर गहराई से बात करने वाले हैं जी। इनका असर आप देखें तो लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। बिल्कुल। एक तो है केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग और दूसरा है उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री में काम के घंटों को लेकर जो कानून बदला है वो। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि हमारी ये जो चर्चा है ये पूरी तरह से सरकारी अधिसूचनाओं और जो भी संबंधित खबरें आई हैं उन पर आधारित है, कोई अटकलबाजी नहीं। सही कहा। हमारा मकसद बस यही है कि इन बदलावों की तह तक जाएं, समझें कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या सोच है। और सबसे जरूरी कि भाई जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए इसके असल मायने क्या हैं। बिल्कुल। तो चलिए कोशिश करते हैं इस पूरी तस्वीर को जोड़ने की, समझने की। हाँ, तो शुरुआत शायद हमें 8वें वेतन आयोग से करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके काम करने के तरीके मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ऐलान कर दिया है। जी। और इसमें जो सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात लग रही है वो ये है कि इस बार सैलरी बढ़ाने को सीधे सीधे कर्मचारी की जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही और सबसे अहम परफॉर्मेंस से जोड़ने की बात हो रही है। हाँ, ये वाकई में एक बड़ा शिफ्ट है। ये तो सरकारी नौकरी की जो पारंपरिक छवि है उससे काफी अलग है। निश्चित रूप से एक तरह से बुनियादी बदलाव का संकेत है। देखिए, अब तक जो वेतन आयोग होते थे वो मुख्य तौर पर महंगाई दर को देखते थे या फिर दूसरे सेक्टर के मुकाबले सैलरी कैसी है इस पर ज्यादा ध्यान देते थे। हाँ, समानता पर जोर रहता था। बिल्कुल। लेकिन अब परफॉर्मेंस को काम के प्रदर्शन को मुख्य आधार बनाना ये सरकारी कामकाज के तरीके में शायद एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ आपकी सर्विस कितनी लंबी है या महंगाई भत्ता कितना बढ़ा, सिर्फ यही वेतन वृद्धि का पैमाना नहीं रहेगा। अच्छा, तो अब ये बात ज्यादा मायने रखेगी कि कौन कितना काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। पर ये जो आयोग है इसका दायरा क्या सिर्फ वेतन तक ही है या और भी चीजें देखेगा? नहीं, दायरा काफी बड़ा रखा गया है। आयोग जो है वो कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक पे के अलावा जितने भी तरह के भत्ते मिलते हैं, बोनस है, पेंशन है और दूसरी सुविधाएं हैं, उन सब की समीक्षा करेगा। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। और फिर उनमें जो भी जरूरी बदलाव लगेंगे उनकी सिफारिश करेगा। लक्ष्य एकदम साफ दिख रहा है, एक ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर बनाना जो न सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करे बल्कि कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट भी करे। और उसमें प्रदर्शन एक अहम कसौटी हो। बिल्कुल, परफॉर्मेंस इज द की, ऐसा लग रहा है। और इस इतने महत्वपूर्ण काम के लिए जो टीम बनाई गई उसमें कौन कौन लोग शामिल है, कुछ पता चला है? हाँ, बिल्कुल। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। अच्छा, अनुभवी हैं। जी। और अंशकालिक सदस्य के तौर पर प्रोफेसर पुलक घोष को लिया गया है। IIM अहमदाबाद से है, डेटा विश्लेषण और अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट माने जाते हैं। डेटा ड्रिवन अप्रोच रहेगा शायद। लगता तो यही है। और सदस्य सचिव है पंकज जैन, जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव हैं। तो आप देखें, इसमें जुडिशरी, एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों का अनुभव शामिल है। हाँ, एक मिक्स टीम है। ये तो अच्छा है, अलग अलग नजरिए से चीजों को देखा जाएगा। और इन्हें अपनी सिफारिशें देनी कब तक है, कोई टाइमलाइन है? आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। 1.5 साल, काफी वक्त है। हाँ, और इस दौरान वो अलग अलग मंत्रालयों से, कर्मचारी संगठनों से, एक्सपर्ट से, संस्थानों से सलाह ले सकते हैं, स्टडी करवा सकते हैं। उम्मीद यही है कि एक काफी व्यापक और गहरी पड़ताल होगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के मन में होगा कि भाई हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। पिछले आयोगों की तरह क्या इस बार भी अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अगर हम पिछला पैटर्न देखें तो वेतन और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद तो की ही जा सकती है। खासतौर पर सबकी नजर रहेगी फिटमेंट फैक्टर पर। फिटमेंट फैक्टर ये क्या होता है, जरा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर।
फिटमेंट फैक्टर आप समझ लीजिए एक तरह का मल्टीप्लायर है, एक गुणांक। ओके। जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो जो मौजूदा मूल वेतन होता है यानी बेसिक पे, उसको इस फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है। अच्छा। और उससे फिर नया मूल वेतन तय होता है। जैसे मान लीजिए किसी का बेसिक पे 20,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर मान लीजिए 2.5 तय होता है, तो नया बेसिक पे 50,000 रुपए हो जाएगा। ओ अच्छा। और फिर इसी नए बेसिक पे के आधार पर बाकी भत्ते और पेंशन वगैरह भी तय होते हैं। समझ गया। तो मतलब ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा बढ़ोतरी उतनी ज्यादा होगी। और जैसा कि एक अनुमान सुनने में आ रहा है कि 25,000 रुपए की मासिक पेंशन शायद बढ़कर 50,000 तक भी हो सकती है। हाँ, ये कुछ अनुमान है जो चल रहे हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर अच्छा बढ़ता है तो ये संभव है। ये वाकई एक बड़ी राहत होगी पेंशनर्स के लिए। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि वेतन के अलावा भत्तों और बोनस की भी समीक्षा होगी, उसमें क्या हो सकता है? हाँ, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। आयोग जो मौजूदा बोनस स्कीम्स हैं और कर्मचारियों को मिलने वाले लगभग सभी तरह के भत्ते, जैसे ट्रैवल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है और भी कई होते हैं। हाँ, बहुत सारे होते हैं। उन सब का मूल्यांकन करेगा। ये देखा जाएगा कि आज के समय में कौन से भत्ते वाकई जरूरी हैं, प्रासंगिक हैं, उनकी शर्तें क्या होनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि जो भत्ते अब गैर जरूरी लगते हैं या पुराने पड़ चुके हैं, उन्हें या तो खत्म करने की सिफारिश की जाए या फिर उन्हें किसी दूसरे भत्ते में मिला दिया जाए। अच्छा, मतलब रैशनलाइजेशन होगा। बिल्कुल। मकसद यही लगता है कि व्यवस्था को थोड़ा सरल और तर्कसंगत बनाया जाए। और पेंशन व्यवस्था में भी कुछ बदलावों पर बात होगी, खासकर जो लोग एनपीएस में हैं उनके लिए। हाँ, बिल्कुल। आयोग जो है वो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस, जो आपको पता है मोटे तौर पर 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू होती है। उसके तहत जो कर्मचारी आते हैं उनके लिए डेथ और रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युइटी की जो मौजूदा व्यवस्था है उसकी समीक्षा करेगा। ओके। और साथ ही जो पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस के दायरे में आते हैं उनके लिए भी पेंशन और ग्रेच्युइटी से जुड़े नियमों पर सिफारिशें देगा। मतलब पेंशन के दोनों ही सिस्टम्स पर नजर रहेगी आयोग की। अब अगर इसका थोड़ा विश्लेषण करें, प्रदर्शन को वेतन से जोड़ना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा देने जैसा है। हाँ, सिद्धांत रूप से तो बढ़िया है कि भाई जो अच्छा काम करेगा उसे ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन सरकारी व्यवस्था में जहां काम अक्सर टीम में होता है और आउटपुट को मापना हमेशा इतना सीधा नहीं होता। सही बात है। वहां किसी एक व्यक्ति के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा। ये शायद इस पूरी कवायद की सबसे बड़ी, आप कह सकती हैं, चुनौती है कि परफॉर्मेंस का ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट मूल्यांकन हो कैसे। हाँ। इसके लिए क्या मापदंड होंगे? क्या जो मौजूदा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी एसीआर है या उसकी जगह जो नई व्यवस्थाएं लाई गई हैं वो इसके लिए काफी हैं, या फिर कोई बिल्कुल नया सिस्टम बनाना होगा? और अगर मूल्यांकन सब्जेक्टिव हो गया या उसमें पक्षपात हुआ तो फिर कर्मचारियों में असंतोष भी पैदा हो सकता है। देखिए, फायदे तो साफ हैं। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, काम चोरी पर शायद लगाम लगे, अच्छा टैलेंट आकर्षित हो। लेकिन इसे सही ढंग से लागू करना वो वाकई टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। क्या इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के तौर तरीकों को लाने की एक कोशिश है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स बहुत आम बात है। कुछ हद तक तो लगता है कि प्रेरणा वहां से ली गई है। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होता है, प्रॉफिट कमाने का दबाव होता है, तो वहां प्रदर्शन आधारित वेतन मॉडल काफी हद तक सफल रहे हैं। हाँ। लेकिन सरकारी क्षेत्र का नेचर बिल्कुल अलग है। यहाँ जॉब सिक्योरिटी है, सामाजिक सरोकार है, प्रक्रियाओं का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही। तो प्राइवेट सेक्टर के मॉडल को शायद हूबहू कॉपी करना न तो व्यवहारिक होगा न शायद सही। एक संतुलन साधना होगा ताकि ये व्यवस्था कर्मचारियों को डराने या हतोत्साहित करने के बजाय सच में बेहतर काम के लिए प्रेरित करे। और ये भी जरूरी है कि इसका उद्देश्य सिर्फ खर्च कम करना ना हो, बल्कि असल में कार्यकुशलता बढ़ाना हो। ठीक है, तो ये तो हुई 8वीं वेतन आयोग की बात, जिसका निचोड़ है प्रदर्शन पर जोर। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। ये उत्तर प्रदेश से है और फैक्ट्रियों में काम के घंटों से जुड़ा है। जी, उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक 2024, इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और ये यूपी अधिनियम 15/2024 के तौर पर 3 अक्टूबर से लागू भी हो गया है। लागू भी हो गया? अच्छा। और इसमें मुख्य बदलाव क्या है? सुनने में आया था कि काम के घंटे शायद बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए, बदलाव ये है कि इस संशोधन के जरिए राज्य सरकार को ये अधिकार मिल गया है कि वो किसी भी फैक्ट्री या फैक्ट्रियों के समूह को, जो कारखाना अधिनियम 1948 है, हाँ, जो मेन एक्ट है,
हाँ, उसके कुछ प्रावधानों से छूट दे सकती है, खासकर वो प्रावधान जो काम के घंटों से जुड़े हैं। धारा 51, 54, 55, 56 और 59। अच्छा, और छूट का मतलब क्या हुआ? छूट का मतलब ये कि सरकार चाहे तो किसी वयस्क कामगार के लिए काम के घंटे एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक निर्धारित कर सकती है। 12 घंटे एक दिन में, ये तो काफी ज्यादा लग रहा है। पहले सीमा क्या थी? पहले ये सीमा आमतौर पर 9 घंटे प्रतिदिन थी। 9 से 12, ये तो बड़ा जंप है। लेकिन शायद इसमें कोई पेंच है, कोई शर्त भी है। हाँ, और ये शर्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कानून में ये साफ लिखा है कि किसी भी हालत में एक हफ्ते में कुल काम के घंटे 48 से ज्यादा नहीं होंगे। ओके, ये जरूरी बात है। मतलब साप्ताहिक सीमा वही 48 घंटे की है। बिल्कुल, मतलब अगर किसी दिन 12 घंटे काम कराया जाता है तो फिर हफ्ते के बाकी दिनों में या तो काम के घंटे कम करने होंगे या फिर अतिरिक्त छुट्टी देनी होगी, ताकि हफ्ते का टोटल 48 घंटे से ऊपर न जाए। ओवर टाइम के नियम जो हैं, धारा 59, उनसे भी छूट दी गई है, लेकिन ये भी साफ है कि अगर ओवरटाइम कराया जाता है तो उसका भुगतान मौजूदा दर से दुगना करना होगा। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फैक्ट्री मालिक रोज 12 घंटे काम कराता रहे पूरे हफ्ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो मान लीजिए हफ्ते में 4 दिन 12-12 घंटे काम कराता है तो 48 घंटे तो वहीं पूरे हो गए। हाँ, तो बाकी 3 दिन उसे छुट्टी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, या फिर वो 5 दिन 9-6 घंटे काम करा सकता है या 6 दिन 8 घंटे, जैसे सामान्य होता है। लचीलापन इसी बात में है कि जरूरत के हिसाब से रोज के घंटे एडजस्ट किए जा सकें, लेकिन वीकली लिमिट वही रहे। इसके पीछे सरकार का तर्क क्या है? क्यों जरूरत पड़ी इसकी? तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे उद्योगों को उत्पादन में लचीलापन मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। सोचिए किसी फैक्ट्री को अचानक कोई बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया जिसे जल्दी पूरा करना है। हाँ, होता है ऐसा। या कोई सीजनल इंडस्ट्री है, जैसे चीनी मिल या टेक्सटाइल में कभी-कभी, जहाँ कुछ समय के लिए ज्यादा उत्पादन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थितियों में वो चाहे तो 1-2 दिन ज्यादा घंटे काम कराकर मांग पूरी कर सकते हैं और फिर कर्मचारियों को शायद लंबा वीकेंड या अतिरिक्त छुट्टी दे सकते हैं। ये उद्योगों के नजरिए से देखे तो शायद ठीक लगता है कि उन्हें जरूरत के हिसाब से काम कराने की छूट मिल गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। मजदूरों पर इसका क्या असर पड़ेगा? उनके स्वास्थ्य पर, उनके सुरक्षा पर, उनकी फैमिली लाइफ पर। लगातार कई दिन 12 घंटे काम करना, ये तो बहुत थका देने वाला हो सकता है। बिल्कुल, और यही इस बदलाव का दूसरा और चिंताजनक पहलू है, जिस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लंबे कार्य घंटे शारीरिक और मानसिक थकान तो बढ़ाते ही हैं। हाँ। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि काम पर दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। आप थके हुए होंगे तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। सही बात है। और भले ही साप्ताहिक घंटे 48 ही रखे गए हों, लेकिन काम की जो इंटेंसिटी है और रोजमर्रा के जीवन पर जो इसका असर है, वो नकारात्मक हो सकता है। मजदूरों को अपने परिवार के लिए, सामाजिक जीवन के लिए शायद कम समय मिले। ये भी देखना होगा कि आराम के लिए जो जरूरी ब्रेक होते हैं, उनके नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। धारा 55 कहती है कि हर 5 घंटे बाद कम से कम आधे घंटे का ब्रेक अनिवार्य है। उसे भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ भी वही बात आ गई ना, संतुलन साधने की। उद्योगों को लचीलापन जरूर मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि मजदूरों का शोषण होने लगे या उनके अधिकारों का हनन हो। क्या इस बात की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था है कि ये जो 48 घंटे की साप्ताहिक सीमा है, इसका वाकई पालन हो रहा है या नहीं? देखिए, कानून में तो प्रावधान होते ही हैं, लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन असली चुनौती हमेशा इसके प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी की ही होती है। हाँ, वो तो है। लेबर डिपार्टमेंट को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस लचीलेपन का गलत इस्तेमाल न हो, ओवरटाइम का सही भुगतान हो रहा है या नहीं, साप्ताहिक सीमा का कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं, और मजदूरों की सहमति भी ली जाए। हालांकि कानून में सहमति को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। ये एक सामान्य नियम जैसा बन जाएगा। सही कहा। अब अगर हम इन दोनों बदलावों को एक साथ रखकर देखें, एक तरफ सरकारी नौकरी में प्रदर्शन आधारित वेतन की बात हो रही है, हाँ, दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र में काम के घंटों में लचीलापन लाया जा रहा है। क्या ये किसी बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं? क्या ये कोई बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? ऐसा लगता तो है, ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों ही कदम देश में जो काम करने का माहौल है, जो वर्क कल्चर है, उसे बदलने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा हो सकते हैं। अच्छा, किस तरह से? देखिए, दोनों में फोकस किस पर है? उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी पर, दक्षता यानी एफिशिएंसी पर, और लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी पर।
वेतन आयोग सरकारी तंत्र में जवाबदेही और प्रदर्शन को केंद्र में लाना चाहता है। वहीं फैक्ट्री कानून संशोधन वो औद्योगिक उत्पादन को जरूरत के हिसाब से ढालने की सुविधा दे रहा है। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि ये दोनों ही कदम हमारी अर्थव्यवस्था की जो बदलती जरूरतें हैं और जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसको ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि आने वाले समय में चाहे कोई सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट सेक्टर के कारखाने में काम करने वालों से ज्यादा अनुकूलनशीलता, मतलब एडेप्टेबिलिटी और परिणाम देने की उम्मीद की जाएगी। काफी हद तक यही दिशा दिख रही है। देखिए, तकनीक बदल रही है, बाजार बदल रहे हैं और ऐसे में काम करने के जो नियम कायदे हैं उन पर भी बदलने का दबाव है। हाँ, प्रदर्शन पर इनाम मिलना और जरूरत के हिसाब से काम के घंटे तय होना, ये दोनों ही बातें एक तरह से आधुनिक कार्य संस्कृति का हिस्सा बनती जा रही हैं दुनिया भर में। तो जो हमारे श्रोता हैं, जो या तो सरकारी कर्मचारी हैं या औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए इसका सीधा मतलब क्या है? उन्हें क्या समझना चाहिए इससे? देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए तो संदेश एकदम साफ है। अब शायद सिर्फ नौकरी में बने रहना ही काफी नहीं होगा, प्रदर्शन भी दिखाना होगा। जो अच्छा काम करेंगे उन्हें पहचान भी मिल सकती है, बेहतर रेम्यूनरेशन भी मिल सकता है, लेकिन जिनका प्रदर्शन शायद मानक के अनुरूप नहीं होगा, उन पर दबाव बढ़ सकता है। और फैक्ट्री मजदूरों के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए काम के घंटे शायद ज्यादा अनियमित हो सकते हैं। हो सकता है किसी दिन ज्यादा काम करना पड़े तो उसके बाद शायद लंबी छुट्टी मिल जाए। इससे उनकी आय पर भी असर पड़ सकता है और उनकी जीवन शैली पर भी। उन्हें अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक रहना होगा। और अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था पर और हमारे वर्क कल्चर पर इसका क्या असर पड़ सकता है? उम्मीद तो यही की जाती है कि इन कदमों से सरकारी कामकाज सुधरेगा, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को शायद कुछ गति मिले। हाँ, वर्क कल्चर में शायद वो जो काम चलाऊ रवैया होता है उसकी जगह परिणाम उन्मुख यानी रिजल्ट ओरिएंटेड सोच को थोड़ा बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल, इसके साथ ही काम और निजी जीवन में संतुलन साधने की चुनौती बढ़ेगी। और कर्मचारियों या श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शायद और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आई? हाँ, तो हमने देखा कि 8वां वेतन आयोग सरकारी वेतन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में लग रहा है। सबसे बड़ी बात, वेतन वृद्धि को कर्मचारी के प्रदर्शन और जवाबदेही से जोड़ा जाएगा। हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड। बिल्कुल। इससे वेतन पेंशन बढ़ने की उम्मीद तो है, लेकिन प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सही। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री कानून में जो संशोधन हुआ है वो उद्योगों को एक दिन में 12 घंटे तक काम कराने की छूट देता है, लेकिन शर्त यह है कि हफ्ते में 48 घंटे की सीमा नहीं टूटनी चाहिए। हाँ, साप्ताहिक सीमा वही है। जी, इससे उद्योगों को लचीलापन तो मिलेगा, लेकिन मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े सवाल भी खड़े होते हैं। तो परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दो शब्द शायद भविष्य के काम करने के तरीकों को काफी हद तक परिभाषित करने वाले हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक अंतिम विचारणीय बिंदु भी सामने आता है जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है? देखिए, चाहे वेतन को प्रदर्शन से जोड़ना हो या काम के घंटों में लचीलापन लाना हो, कोई भी व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब उसके मूल्यांकन की, उसकी निगरानी की और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और मजबूत हो। सही बात है। सिर्फ नियम बना देना तो पहला कदम है। असली परीक्षा तो इस बात की है कि उन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाता है। क्या वो अपने उद्देश्य पूरे कर पाते हैं और क्या ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो? क्या हमारे पास ऐसी प्रणालियां हैं या हम उन्हें विकसित कर पाएंगे? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सोचना बहुत जरूरी है। वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने आखिर में। इन बदलावों का जो वास्तविक असर है वो तो इनके लागू होने के तरीके पर ही निर्भर करेगा। खैर, आज इस गहन विश्लेषण के लिए और इन जटिल विषयों को इतनी सरलता से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।